स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। और थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट में यदि आप बात करते हैं तो कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री है, जो सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ लेकर चलती है। हर एक थ्योरी में किसी ना किसी एक या दो एस्पेक्ट को लिया गया है। पहले हम बात करेंगे डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की। डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रोफेसर JB क्लार्क ने इस थ्योरी को दिया था, और वो क्या कहते हैं कि जो भी प्रॉफिट आपका अर्न होगा वो डायनामिक कंडीशंस में अर्न होगा, स्टैटिक कंडीशंस में अर्न नहीं होगा। अब पहले हमें समझना होगा कि स्टैटिक कंडीशंस क्या हैं। तो स्टैटिक कंडीशंस आपकी एक तरीके की कंडीशंस है जब आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा होता, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। ऐसे में जब सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो एंटरप्रेन्योर के लिए किसी तरीके का रिस्क या अनसर्टेनिटी लाई नहीं करता। और ऐसे में जब एंटरप्रेन्योर श्योर होता है तो आपके यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉफिट है वो आप नहीं अर्न कर सकते, जिसको आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। बल्कि आप जो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो कैसा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट टोटल आपकी जो कहते हैं कि कॉस्ट है उसी का एक पार्ट होता है। यानी एंटरप्रेन्योर को एक तरीके की वेज मिल रही होती है, जिसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो आपका जो टोटल नेशनल प्रोडक्ट है या एंटायर नेशनल इनकम है, तो आप कह सकते हैं कि वो सारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बट रही होती है। क्यों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बट रही होती है? क्योंकि हर एक फैक्टर को ऐसे कंडीशंस में उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। यानी हर एक फैक्टर जितना कंट्रीब्यूशन देगा प्रोडक्शन में, उसी के अकॉर्डिंग उसको इनकम मिलेगी। और टोटल नेशनल इनकम कैसे बनेगी कि सारे फैक्टर्स की इनकम का आप सम अप कर दें तो नेशनल इनकम आ जाती है। तो नेशनल इनकम आप कह सकते हैं जितनी भी है वो किन के बीच में डिवाइड हो रही है? हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। और कितनी मिल रही है हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को? जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। तो ऐसे सिचुएशंस में किसी तरीके का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं होता है, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न होगा? जब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो स्टैटिक कंडीशन में डायग्राम के थ्रू आप इस चीज़ को समझेंगे। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लिया गया है, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिया गया है, यू शेप का एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया गया है और उसको नीचे से काटता हुआ मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाया गया है। P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR एक लाइन ड्रॉ की गई है। यहाँ पर कंडीशन स्टैटिक है, हर एक फैक्टर को उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे किया जा रहा है। तो जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो कितना है कि वो केवल अपने एवरेज कॉस्ट को कवर कर पाता है। तो जब AR इक्वल होगा AC के तो नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू AR टेंजेंशियल है AC के, यानी कि दोनों इक्वल हैं एट द पॉइंट N। और कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं? OM। तो ऐसी कंडीशंस में आपको कैसे प्रॉफिट फेस करने को मिल रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ऐसी कंडीशंस में जब कंडीशन स्टैटिक है नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, और आपका जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है या एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। तो किसी तरह की एंटरप्रेन्योर को कोई सरप्लस अर्निंग नहीं होगी। डायनामिक थ्योरी फिर क्या कहती है कि यदि हमें प्रॉफिट्स चाहिए, कैसे प्रॉफिट्स? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो हमारी कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? कंपैरेटिव स्टैटिक कंडीशंस होनी चाहिए, जो कि रियल लाइफ में पाई जाती हैं, जहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में। किस तरह के चेंजेस? डिमांड में भी चेंजेस हो सकते हैं। यदि पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, पैटर्न ऑफ डिमांड भी बदल सकती है। यदि मान लीजिए पहले किसी खास तरह के प्रोडक्ट की डिमांड थी, हो सकता है कि टेस्ट बदल जाए कंज्यूमर का, या जो सेगमेंट या जो आपका पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो बदल जाए, तो आपको डिमांड का पैटर्न भी बदलता हुआ दिख सकता है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हो सकती है, और जो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल आप प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म भी चेंज हो सकती है। तो बहुत तरह के चेंजेस हैं जो आपके इकोनॉमिक कंडीशंस में किसी सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं। और जब इस तरह के चेंजेस आपके सोसाइटी में होते हैं तो आपके जो चेंजेस हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस में भी देखने को मिल सकते हैं। और यदि ऐसे कंडीशंस में आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा?
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, और इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को ही आप एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो क्लार्क के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं, डायनामिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि स्टैटिक कंडीशंस में केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो केवल टोटल कॉस्ट को कवर करता है, और ऐसे में आप नहीं मानते कि एंटरप्रेन्योर को किसी तरीके का सरप्लस अर्निंग हो रही है, बल्कि जब आपके कंपैरेटिव स्टैटिक कंडीशंस होती हैं, तो जब चेंजेस हो रहे होते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो आप कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, उसको सरप्लस अर्निंग होगी। तो लेकिन इस थ्योरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली कि चेंजेस की बात करते हैं हम यहाँ पर कि इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस होंगे तो आप कहते हैं कि प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन चेंजेस भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक एंटिसिपेटेड चेंजेस हो सकते हैं, दूसरा अनएंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड चेंजेस मतलब जिनका आपको पहले से ही पता है कि इस तरह के चेंजेस इकनॉमी में होने वाले हैं। तो जब आपको पता हो कि इस तरह के चेंजेस इकनॉमी में होने वाले हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्शन को उसी हिसाब से चेंज कर लेता है। ऐसे कंडीशंस में आपके किसी तरह के कोई प्रॉफिट अर्न्स नहीं होते हैं, लेकिन अनएंटिसिपेटेड चेंजेस जब हों तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह के चेंजेस होते हैं, और इस तरह की कंडीशंस में ही केवल आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात कर सकते हैं। जबकि जो आपके प्रोफेसर क्लार्क हैं, उन्होंने इस तरह के चेंजेस को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है कि एंटिसिपेटेड चेंजेस होंगे तो क्या होगा, अनएंटिसिपेटेड चेंजेस होंगे तो क्या होगा। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर इनोवेशन थ्योरी की, जो कि शुम्पीटर ने दी है। शुम्पीटर क्या कहता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसका मेन फंक्शन क्या है, नई नई इन्वेंशंस को इंट्रोड्यूस करना और इनोवेशंस लेके आना, और ये इनोवेशंस ही एक रीज़न होती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाता है। अब इनोवेशंस क्या होती हैं? इनोवेशन एक ब्रॉड टर्म है। यदि कोई इन्वेंशन की जाती है और जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है, या रेवेन्यू इंक्रीज़ हो सकता है, या आप कहें कि रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जो कि प्रॉफिट को शो कर रहा होता है, तो आप कहते हैं कि इन इन्वेंशंस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना आपका इनोवेशन कहलाता है, और अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना। अब इनोवेशंस कितने तरीके की हो सकती हैं? आप यदि किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी इनोवेशन है, नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन को ला रहे हैं, नए मार्केट को ला रहे हैं, नए रॉ मटेरियल के सोर्स को ला रहे हैं, या इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनमें से किसी भी कंडीशन के कारण आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के कारण जो आपको अर्न होगा वो प्रॉफिट कहलाता है, और वो प्रॉफिट क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आपने इनोवेशंस की हैं। लेकिन ये जो इनोवेशंस हैं ये टेम्परेरी होती हैं। एक एंटरप्रेन्योर ने मान लीजिए किसी तरीके की कोई इनोवेशन की है, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स भी उसको प्रॉफिटेबल सिचुएशन में देखकर उसको इमिटेट करते हैं, और जैसे ही वो इमिटेट करेंगे वो प्रॉफिट दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को भी होने लग जाएगा, और धीरे धीरे जो इनोवेशन के कारण एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हो रहा था वो वैनिश हो जाएगा, और यदि फिर से उसे प्रॉफिट अर्न करना है ज़्यादा तो इनोवेशंस को दोबारा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब इस थ्योरी में क्या प्रॉब्लम रही कि शुम्पीटर ने केवल एक ही एलिमेंट पर ज़्यादा फोकस किया, वो है आपका इनोवेशन, बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। अनसर्टेनिटी की कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि जो भी इनोवेशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा ज़रूरी नहीं है वो सक्सेसफुल होगा। ना ही रिस्क टेकिंग फंक्शन पर कोई फोकस किया गया है एंटरप्रेन्योर के, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एंटरप्रेन्योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करता है ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके जो अरेंज किए गए हैं उनके कारण उसको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो रिस्क टेकिंग और अनसर्टेनिटी की चीज़ों को, जो कि एंटरप्रेन्योर के इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इग्नोर किया गया है। बाकी सारे फैक्टर्स को भी इग्नोर किया गया है। थ्योरी में केवल एक ही चीज़ पर फोकस किया गया है, वो है इनोवेशन।